नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने अपने पिछले वीडियो में समास की बातें की थी। समास की हमने परिभाषा कर ली। समास के हमने सामान्य रूप से 6 प्रकारों की बात की थी और मुख्य रूप से 4 प्रकार के समास की चर्चा हुई थी। मुख्य रूप से 4 समास कौन कौन से बने थे? सबसे पहले अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। क्लियर है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास ये क्यों मुख्य बने हैं? इसका भी एक कारण है, क्योंकि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद मुख्य होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद मुख्य होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद मुख्य होते हैं। और रही बात बहुब्रीहि की, अब बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा अर्थ उन दोनों पदों से मिलकर बनता है। तो मुख्य रूप से 4 भेद हो गए और सामान्य रूप से 6 भेद हो गए। हमने मुख्य भेदों में यह सामान्य जो हम 6 हैं उन प्रकारों का क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। सबसे पहले हमने अव्ययभाव समास की चर्चा कर ली थी, जिसमें पहला पद अव्यय होता है और संपूर्ण पद अव्यय के रूप में ही निकलता है और सारे का सारा अर्थ ही अव्यय के रूप में ही निकलता है, पहले पद के अकॉर्डिंग ही अर्थ निकलता है। अब अपना टॉपिक जो चलेगा वो है तत्पुरुष समास का। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दूसरा समास अपना चलेगा तत्पुरुष समास। अव्ययभाव की हमने बात की थी कि उसमें पहला पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। परिभाषा सुनिए, वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, दूसरे नंबर का पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए, समास में मुख्यतः 2 ही पद होते हैं। समास में मुख्यतः कितने पद होते हैं? 2 ही। कैसे होते हैं? देख लीजिए। जेब कतरा, जेब और कतरा। जेब हो गया आपका प्रथम पद और कतरा हो गया आपका द्वितीय पद। कौन सा पद हो गया? द्वितीय पद। इस प्रथम पद को हम पूर्व पद नाम भी दे सकते हैं। कौन सा पद नाम दे सकते हैं? पूर्व पद। और इस द्वितीय पद को हम उत्तर पद नाम भी दे सकते हैं। कौन सा पद? उत्तर पद। ठीक है। तो वह समास जिसका दूसरा पद, यह पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम पद हो जाएगा तो अव्ययभाव समास होगा, लेकिन दूसरा पद प्रधान हो तो कौन सा समास बनेगा? अपना तत्पुरुष समास बनेगा। तत्पुरुष समास में जो विभक्ति है, विभक्ति है, इसका लिंग वचन, किसका? विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार ही होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का जो लिंग वचन बदलेगा, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, पुल्लिंग है, एकवचन है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, कौन सा है? वो जो लिंग वचन बदलेगा, लिंग वचन बनेगा, वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? दूसरे पद के अकॉर्डिंग। क्यों बनेगा? क्योंकि कौन सा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में? दूसरा पद प्रधान होता है। कैसे होता है? देख लीजिए। जेब कतरा, जेब कतरा, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला, वाला मतलब वाला शब्द आया, वाला शब्द आया मतलब ये क्या रहा? पुल्लिंग रहा और एक वचन रहा। क्लियर है? लेकिन मैं ये लिखूं कि जेब कतरी, जेब कतरी, तो जेब कतरने वाली, जेब को कतरने वाली, तो जेब को कतरने वाली होगी तो यहां पर स्त्रीलिंग आ जाएगा और क्या आ जाएगा?
एक वचन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती जेब कतरों, तो जेब कतरने वाले या जेब कतरने वालों से क्या रहिए, सावधान रहिए। तो वालों की बात आ गई तो यहां पर पुल्लिंग आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, आपका बहुवचन आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स यहां पर जो लिंग वचन बदल रहे हैं, बन रहे हैं, वो प्रथम पद के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे हैं। कौन से पद के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, द्वितीय पद के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, उत्तर पद के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। इसी वजह से तो कहा जाता है कि वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इस तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन, कर्ता व संबोधन विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता। कौन कौन सी, एक तो कर्ता विभक्ति का प्रयोग नहीं होता और एक संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अब कर्ता की तो विभक्ति कौन सी होगी, ने, ठीक है, और संबोधन की विभक्ति कौन सी होगी, हे, ओ, अरे। ठीक, हे, ओ, अरे। तो इन दोनों ही विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, इनका तो प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसके अलावा जो दूसरी कारक विभक्तियां हैं, जैसे कर्म है, संप्रदान है, कर्म के बाद में करण करते हैं, करण है, संप्रदान है, अपादान है। ठीक है, इसके अलावा अधिकरण है, और संबंध है। ठीक है, 2 और 2 4 2 6। कर्ता ने यहाँ हो गया कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर। इन विभक्तियों का क्या होता है, प्रयोग होता है। यहाँ लिख दीजिए अधिकरण। ठीक है, इन 6 विभक्तियों का इसमें प्रयोग होता है। लास्ट में संबोधन बचता है, हे, ओ, अरे। इन दोनों विभक्तियों को हम इसमें तत्पुरुष समास में नहीं लेते। इस वजह से तत्पुरुष समास के उपभेदों की बात की जाती है। तत्पुरुष समास के ये आपके क्या बन जाएंगे, उपभेद बन जाएंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने भेद की चर्चा नहीं की है, उपभेद की चर्चा की है। तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं, 6 उपभेद। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की, और अधिकरण में पे पर। 6 उपभेद हो गए हैं। कितने उपभेद हो गए हैं, 6। अब ये 6 उपभेद हुए हैं, हम इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो उपभेद आता है तत्पुरुष समास के उपभेद, वो कौन सा आएगा, कर्म। ठीक है, देखते हैं कर्म का कौन सा रूप आता है, निकल करके कौन से शब्द बनते हैं। मैं एक बार सबको रब कर रहा हूँ, हम धीरे धीरे हर एक का उदाहरण देंगे, हर एक का अर्थ निकालेंगे। ठीक है, अपना आएगा पहला, उपभेद की चर्चा कर रहे हैं। उपभेद में पहला आया कर्म। अब कर्म का कारक चिन्ह क्या बनेगा, कर्म को विभक्ति का इसमें क्या होता है, लोप होता है। को विभक्ति का लोप। ठीक है, को विभक्ति है, को विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। अब को विभक्ति का लोप होता है
तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें को विभक्ति का लोप हो रहा है? सबसे पहले कृष्णार्पण। पद वही दो हैं, पद कितने हैं? दो हैं। एक तो आ गया कृष्ण और दूसरा आ गया अर्पण। संधि भी देखी जाए तो स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। और ए मिलकर के क्या बना है? आ बना है। यहीं से हम विघटन कर रहे हैं। ठीक है, कृष्ण धन अर्पण। अब यहां पर को विभक्ति का लोप हो रहा है, सामासिक पद बन रहा है, छोटा रूप बन रहा है, तो इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा कृष्ण को अर्पण। यहां पर कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है? को विभक्ति का लोप रहा है। जैसे हमने इसका विग्रह किया तो को विभक्ति का क्या हो गया है? प्रयोग हो गया है। अभी मैंने जस्ट पहले शब्द लिखा था जेब कतरा, जेब कतरा, तो वही देखिए, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ठीक है, जैसे चिड़ीमार। कौन है? चिड़ीमार। तो क्या बनेगा? चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। शब्द बनता है वनगमन, वनगमन। तो वन को गमन, वन को गमन। मैंने पहले भी एक बात बताई है कि जैसा सामासिक पद दिया हुआ है, वैसे ही समास पद का विग्रह करना है। अपनी तरफ से कोई अन्य शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, वनगमन, वन को गमन। ठीक है, इसके अलावा आत्मविस्मृत, आत्मविस्मृत। ठीक है, आत्मविस्मृत। अब पद तो दो ही है ना, आत्म और विस्मृत। तो हम इसका विग्रह करेंगे तो आत्म का मतलब आत्मा, शिवम की आत्मा। तो आत्मा को विस्मृत करने वाला। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सब में सामासिक पद को लिखा है और सबका विग्रह किया है। सब में को विभक्ति का प्रयोग जरूर हुआ है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? को विभक्ति का प्रयोग हुआ। को विभक्ति का प्रयोग हुआ तो कौन सा कारक बनेगा? कर्म को कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? कर्म को। क्लियर है? दूसरा कोई समस्या? ठीक है, आगे चलते हैं। कर्म के बाद में दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? दूसरा आएगा करण। कौन सा आएगा? करण। अब करण कारक है तो कौन सी विभक्ति का लोप होगा? कौन सी विभक्ति का लोप? करण से और दूसरी के द्वारा, से और के द्वारा विभक्ति का लोप, विभक्ति का लोप, या तो से और या के द्वारा। अब ये जो से और के द्वारा है, ठीक है, वो किसके रूप में है? साधन के रूप में। ये जो दोनों बातें हैं, करण से और के द्वारा
वो किसके रूप में आते हैं? साधन के रूप में। अर्थात जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, जिस साधन के द्वारा कोई काम हो, साधन के रूप में, तो कौन सा कारक बनेगा आपका? करण कारक बनेगा। ठीक है, अब इस करण कारक में शब्द आपके क्या क्या बनते हैं तो देखिए। तो सबसे पहले हस्तलिखित पद वही दो हैं, हस्त और लिखित। अब से का प्रयोग कर दूं चाहे के द्वारा का प्रयोग कर दूं, तो सब विग्रह क्या बनेगा? हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। अब लिखने का साधन क्या हुआ? हाथ। लिखने का साधन कौन सा हुआ? हाथ। यदि हाथ है तो लिखा गया है, वरना बिना हाथ के नहीं लिखा गया। तो लिखने का साधन क्या बना? हाथ बना। तो शब्द क्या बना? हस्त से लिखित। तो हाथ क्या है? एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसके रूप में? साधन के रूप में। दूसरा रत्न जड़ित। रत्नों से जड़ित। रत्न आभूषण, रत्न का मतलब आभूषण। रत्न जड़ित, जड़ित का मतलब जड़ना, अर्थात सारे बदन पर आभूषण ही आभूषण होना। तो रत्न जड़ित, तो आभूषण रत्न हो गया, और जड़ित का मतलब शोभायमान होना, अर्थात शोभा देने का साधन क्या हुआ? आभूषण हुए, रत्न हुए। ठीक, रत्न बहुत सारे, हीरे मोती मूंगा मोती जो भी है, रत्नों से क्या हुआ? साधन। रत्न साधन हुए, और जड़ना का मतलब शोभा होना, अर्थात खूब सारे किसी बदन पर, किसी वस्तु पर क्या जड़े गए हैं? रत्न जड़े गए हैं। तो जड़ने का साधन क्या हुआ? रत्न हुआ। ठीक है, मेघाच्छन शब्द क्या बना है? मेघाच्छन। मेघ बादल, पद दो ही हैं। आच्छान, आच्छन, आच्छन का मतलब आच्छादित होना, ढकना। आसमान को ढकने के साधन के रूप में कौन बनेगा? मेघ बनेगा। कौन बनेगा? मेघ। तो मेघों से आच्छादित, आच्छादित, मेघों से आच्छादित। समझ में आ गया? ठीक है, या इसको हमें मेघों से आच्छादन भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, या मेघ से आच्छादन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मेघ भी दे सकते हो, मेघों से भी दे सकते हो। ठीक है, मेघ और मेघ दोनों हो सकते हैं। ठीक, तीसरा है रेल यात्रा। कौन सी यात्रा? रेल यात्रा। तो क्या बनेगा? रेल द्वारा यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। अगला जो बिंदु है तुलसी कृत। कौन सा आएगा? तुलसी कृत। तो तुलसी कृत का समास विग्रह क्या बनेगा? तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित। समझ में आ गई? ये कौन सा कारक आया? करण से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। एक और दे देता हूं, अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित। अब पीड़ित होने का साधन क्या है? अकाल है। ठीक है, तो विग्रह क्या बन जाएगा? अकाल से पीड़ित। क्लियर?
से विभक्ति का, द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यानी साधन का प्रयोग हो रहा है। तो साधन का प्रयोग कौन से कारक विभक्ति में चलता है? करण से में चलता है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? ठीक है, आगे चलिए। अपना जो तीसरा बिंदु आएगा, वो तीसरा बिंदु आएगा कौन सा? संप्रदान के लिए। कौन सा आएगा? संप्रदान। तीसरा है कर्ता ने नहीं है, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए या फिर के वास्ते, के वास्ते। ठीक है, विभक्ति का क्या रहेगा? लोप रहेगा, विभक्ति का लोप। अब इसमें संप्रदान के लिए के वास्ते आ रहा है, तो ये देने के लिए है। कोई चीज जो एक बार दे दी जाती है, तो उस देने के लिए जिस विभक्ति का प्रयोग आता है, तो वो आती है के लिए या के वास्ते। कैसे? शब्द दे रहा हूं, पद दे रहा हूं, अर्थ हमको निकालने, विग्रह उसका हमको करना है। संप्रदान के लिए सबसे पहले रसोई घर के वास्ते है, के लिए कोई चीज दी जा रही है, यानी परमानेंटली कोई किसी के लिए कार्य किया जा रहा है, वो क्या बनेगा? संप्रदान। ठीक है, तो रसोई घर का विग्रह जब हम करेंगे तो या तो के लिए निकल कर आना चाहिए या के वास्ते निकल कर आना चाहिए। अमूमन कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रसोई के लिए घर, के लिए घर, किसके लिए घर? रसोई घर। दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद रसोई जैसे क्या है वैसा वैसे आ गया, के लिए घर। आगे बीच में कौन सी विभक्ति को जोड़ दिया गया? के लिए विभक्ति को जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षा भवन। अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा शब्द को गलत लिख देते हैं, परीक्षा ऐसे भी लिख देते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये परीक्षा शब्द जो है वो गलत है। इस परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है, इसलिए ये परीक्षा और ये परीक्षा अंतर है। ठीक है, इस परीक्षा का परिधन इच्छा, चारों ओर से जो इच्छा की जाती है, चारों ओर से व्यक्ति का जो मूल्यांकन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, स्टूडेंट का जो अवलोकन चारों ओर से किया जाता है, वो परीक्षा क्या कहलाती है? जांच कहलाती है। ठीक है, परीक्षा का मतलब इसका जांच होता है और इस परीक्षा का मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है। ठीक है, तो परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। ठीक, तीसरी बात करते हैं, वो आता है घुड़साल। घुड़साल तो क्या बनेगा? घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए साल। घोड़ों के लिए साल कह दो, चाहे घोड़ों के लिए भवन कह दो। घोड़ों के लिए साल भी कह सकते हैं, घोड़ों के लिए भवन भी नाम हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हवन सामग्री। हवन सामग्री तो विग्रह क्या बनेगा? हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हवन के लिए सामग्री बनेगा। अगला क्या बन सकता है इसका? इसके लिए बन सकता है आपका यज्ञशाला। क्या बनेगा? यज्ञशाला। यज्ञशाला क्या होती है? यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यानी एक पर्टिकुलर स्थान हो, तो यज्ञ के लिए क्या बनेगा? यज्ञशाला।
यज्ञ के लिए शाला या भवन। ठीक है, यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए प्रयुक्त हो रहा है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है, अब चौथा जो आएगा आपका वो आएगा यज्ञशाला के बाद में, ये तो हो गया। अगला बनेगा आपका चौथा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। अपादान, अब अपादान होगा तो इसके लिए आएगा से अलग। होने के अर्थ में विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और यहां पर भी से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। हो तो रहा है ना, लेकिन यह से साधन के रूप में है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, और यहां पर जो से विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो अलग होने के रूप में आ रहा है, पृथक होने के रूप में आ रहा है। इसलिए याद रखना, से विभक्ति का प्रयोग दो जगह हो रहा है। एक से विभक्ति का प्रयोग होगा साधन के रूप में, और दूसरा से विभक्ति का प्रयोग होगा वो अलग होने के लिए आएगा। क्लियर है? अब ये अपादान जो कारक विभक्ति है उसमें विघटन होगा जब पद का, उससे अंतर कैसे बनेगा, अर्थात अलग कैसे होगा उसका विग्रह करने पर? कैसे? एक शब्द दूसरे शब्द से एक शब्द दूसरे शब्द से अलग अर्थ निकालने का कार्य करेगा, पृथकता का बोध कराएगा। तो जैसे रोजगार विमुख, रोजगार विमुख भी कर सकते हो, रोजगार वंचित भी कर सकते हो। तो हम इसका जब विग्रह करेंगे तब कैसे से विभक्ति का प्रयोग होगा, और से विभक्ति का प्रयोग दो पदों को अलग करेगा। मतलब किस प्रकार इसमें से विभक्ति का प्रयोग होने से एक शब्द दूसरे शब्द से अलग होगा, एक कार्य व्यापार दूसरे कार्य व्यापार से किस प्रकार अलग होगा। तो रोजगार से वंचित, रोजगार से विमुख या वंचित, रोजगार से विमुख या वंचित। अभी रोजगार मिल रहा है तो रोजगार के साथ वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्य पर रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा, वो क्या हो गया? रोजगार से अलग हो गया, रोजगार से वंचित हो गया, रोजगार से वंचित हो गया, वो रोजगार के बिना हो गया। तो यहां पर से विभक्ति, वो रोजगार से अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? से विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देख लीजिए, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, कोविड-19 का असर विश्व पर नहीं हुआ था, जो ये विश्वव्यापी बीमारी है, वायरस है, इसका असर जब विश्व पर नहीं हुआ था, तब तक जो विद्यालय संस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन आज जब इस कोविड-19 का असर संपूर्ण विश्व पर हो गया और संपूर्ण विश्व इस महामारी से, इस विश्वव्यापी बीमारी से लड़ रहा है, तो इन विद्यालय संस्था जो है, जो स्कूल्स हैं, उनको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो आज संस्थाएं जो बंद हो गई तो विद्या वंचित, विद्या वंचित, तो विद्या से छात्र क्या हो गए हैं? वंचित हो गए हैं। पहले विद्या को ग्रहण कर रहे थे, जुड़े हुए थे, लेकिन आज विद्यार्थी क्या हो गए हैं? विद्या से दूर होते जा रहे हैं। विद्या वंचित या विद्यार्थी वंचित, अलग हुए कि नहीं हुए?
आज बिल्कुल स्कूल कॉलेज जो संस्थाएं हैं बिल्कुल खाली पड़े हैं, शून्य पड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थियों की विद्या नहीं है। इस वजह से आज वो क्या हो गए, स्टूडेंट्स उससे अलग हो गए हैं। तो ऐसे ही रोजगार से जो व्यक्ति अलग हो गया है वो क्या कहलाएगा? वंचित कहलाएगा, विमुख कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, गर्भपात। शब्द क्या है? गर्भपात। अब गर्भपात, गर्भ से पात मतलब पेट में बच्चा है, उसको क्या हो गया? वो आकस्मिक दुर्घटना की वजह से गिर गया या गिरवा दिया गया। पेट में था, गर्भ में था, लेकिन उसको निकलवा दिया गया, गिरा दिया गया, तो वो पेट से अलग हो गया। पहले था लेकिन वो क्या हो गया? अलग हो गया। तो क्या बन गया? गर्भपात। गर्भ से क्या हो गया? पात। पात का मतलब गिराना। पात का मतलब क्या होता है? गिराना। गर्भ से पात। समझ में आ गया? दूसरा देखिए, पदच्युत। पहले व्यक्ति पद पर आसीन था, लेकिन वो पद से क्या हो गया है? हट गया है। पद से हट गया है, पद उसका छीन लिया गया है, तो पद से क्या हो गया? वो च्युत हो गया, अलग हो गया। गिराया हुआ, इसको तो गिराया हुआ, ठीक है। पद से च्युत, जैसा पद है वैसा का वैसा ही उसका क्या करना पड़ेगा? हमको विग्रह करना पड़ेगा, ठीक है। तड़ीपार। तड़ी का मतलब होता है सीमा। तड़ी का मतलब क्या होता है? सीमा। जो व्यक्ति सीमाओं में रहता है वो तड़ी है, लेकिन जब उससे पार हो गया, निकल गया, भाग गया, क्या कहलाया? तड़ीपार कहलाया। तड़ी से पार। तड़ी का मतलब क्या होता है? सीमा। समझ में आ गया? एक उदाहरण और ले लीजिए, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। सेवा से क्या बनेगा? निवृत्त बनेगा। क्या बनेगा? सेवा से निवृत्त बनेगा, ठीक है। निवृत्त का मतलब क्या होता है? अलग होना। निवृत्त का मतलब क्या होता है? अलग होना। अर्थात पहले व्यक्ति सेवा में था, किसी सरकारी नौकरी में था, सरकारी नौकरी से वो आज क्या हो गया है? हट गया है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो वो क्या हो गया? सेवा से निवृत्त हो गया। क्लियर है? कौन सा? अपादान से अलग होने के रूप में। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला टॉपिक आता है अपना, अपादान के बाद में क्या आता है? संबंध। अब संबंध का के की पांचवा संबंध तत्पुरुष समास का के की क्या आएगा? विभक्ति का लोप आएगा, ठीक है। के की। अब इसका हम जब विग्रह करेंगे, शब्द का विग्रह करेंगे, तो ये चीज़ों की हमको क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। इन चीज़ों की आवश्यकता कैसे? कौन कौन से शब्द हैं? के की। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कोई सा भी ले लीजिए, जैसे राजमाता। राजमाता, तो राजा की माता, राजा की माता, ठीक है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? की विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति, जैसा सामासिक पद वैसा का वैसा विग्रह। अब राष्ट्र का पति है तो पति का मतलब मालिक, ठीक है। जैसे कान बिंधाई,
कान बिंदाई। तो इसका विग्रह क्या होगा? कान की बिंदाई। भाई हमें सुनहर के पास चले गए, स्वर्णकार के पास चले गए और स्वर्णकार के पास जाकर के हमने क्या करवा ली? कान बिंदाई तो कर ली, कान की बिंदाई तो कर ली, लेकिन हम उसको फिर क्या करते हैं? भाई कान तो बिंदा लिया, लेकिन कान बिंदाई तो दे, कान बिंदाई तो दे। तो कान के बींधने की मजदूरी, कान के बींधने की मजदूरी, ठीक है। शब्द है कन्यादान। बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग भी, मनुष्य भी आज तक ये नहीं पता कर पाए कि कन्यादान का मतलब क्या होता है। अमूमन हम कह देते हैं कन्या के लिए दान। भाई जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में रखता है, श्रेष्ठ वर के हाथ में रखता है, कब रखता है? जब एक निश्चित समय देखता है और अपने परिवार के बंधु बांधवों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक बेटी का हाथ किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में देता है और सदा सदा के लिए उसको सौंप देता है, तो यही चीज कन्या का दान कहलाती है। कन्या के लिए दान नहीं होता, कन्या के लिए दान नहीं होता, वो क्या कहलाता है? कन्या का दान, कन्या का दान, ना कि कन्या के लिए दान। समझ में आ रहा है? इसके अलावा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद क्या बनेगी? मंत्रियों की परिषद। क्लियर है? का, के, की आदि शब्दों का क्या हो रहा है? इसमें कारक चिन्हों का, कारक विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगला टॉपिक इसी का बनेगा आपका 6 नंबर का अधिकरण। अधिकरण, ठीक है। अब अधिकरण में कौन कौन सी कारक विभक्ति लुप्त होती है? वो है अधिकरण में पे और पर, में, पे और पर, लेकिन मुख्यतः में और पर का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? एक तो में का और दूसरी पर का। में विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो किसी अंदर की वस्तु के लिए होता है, अंदर के लिए होता है, और पर विभक्ति का जो प्रयोग होगा वो ऊपर के लिए होगा, ठीक है, बाहर के लिए होगा। तो में और पर दो विभक्तियों का इसमें क्या होता है? प्रयोग होता है, ठीक है। अधिकरण शब्द लिख रहा हूं, देखिए, वनवास, वनवास। अब या तो में विभक्ति का प्रयोग होगा या पर विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वन में वास, वन में वास, यानी कोई व्यक्ति वन में निवास कर रहा है। कहां पर निवास कर रहा है? वन में निवास कर रहा है, तो वन के अंदर है। वन के अंदर होगा तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? में विभक्ति का प्रयोग होगा। क्लियर है? यदि वो वन से बाहर है तो यहां पर में विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। दूसरा देखिए, आप बीती, आप बीती। अब आप बीती का मतलब आप पर, किस पर? आप पर बीती, आप पर बीती, अर्थात जो कोई भी घटना हो वो जब स्वयं पर घटित होती है, किस पर घटित होती है? स्वयं के लिए घटित होती है, तो वो क्या कहलाती है? आप बीती। अपने पर बीती हुई या आप पर बीती, समझ में हो गई? आपका मतलब स्वयं, जिसको हम आप भी कह सकते हैं, स्वयं भी कह सकते हैं, अपने पर बीती भी कह सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तीसरा उदाहरण देखिए, घुड़सवार, घुड़सवार। अब बात आई है घुड़ की, घुड़ का मतलब घोड़े, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार,
यानी घोड़े के ऊपर विराजमान है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है तो कौन से शब्द का प्रयोग होगा? पर शब्द का प्रयोग होगा। इसके अलावा अगला देखिए, इसी में कवि पुंगव, इसको मैं रब कर रहा हूं, कवि पुंगव, कवि पुंगव। अब कवि पुंगव है तो विग्रह क्या बनेगा? कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव। जितने भी कविगण बैठे हुए हैं उनमें जो पुंगव होता है, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है, क्या कहलाएगा? कवि पुंगव कहलाएगा। इस प्रकार हमने क्या कर लिए हैं? इसके अलावा और भी है, कर्माधीन, कर्म पर अधीन, तीर्थाटन, तीर्थों पर अटन या तीर्थों में अटन, ठीक है, घृतान, घृम में पका हुआ अन्न, ठीक है। ऐसे घृतान का दूसरा द्वंद्व समास भी होता है, घृत और अन्न भी होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है? में का प्रयोग हो रहा है, पर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। में विभक्ति का प्रयोग जो अंदर होता है उसके लिए किया जाता है, और पर विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो बाहर की चीज़ों के लिए किया जाता है, बाहर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। हमने तत्पुरुष समास के जो कार्य विभक्तियों के आधार पर उपभेद किए हैं वो 6 किए हैं। सबसे पहला कर्म, जिसमें कोई विभक्ति का लोप होता है, करण है उसमें से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। तीसरा जो आता है संप्रदान, उसमें के लिए या के वास्ते विभक्ति का लोप। अगला जो आता है अपादान, अपादान में अलग होने का बोध होता है, ठीक है। संबंध में 2 पदों के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है, काके की विभक्ति जिसमें लोप की जाती है। अगला जो लास्ट आता है वो है अधिकरण, जिसमें में, पे, पर, मुख्यतः में और पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज के इस उपभेद टॉपिक को अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से इसको लर्न करना। समस्या यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी से और से। एक से का प्रयोग साधन के रूप में हो रहा है, एक से का प्रयोग 2 को अलग करने के रूप में हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।